फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और सख्त गर्मियों के दिन हैं, ठीक है? और आपका टीचर आपको कहता है कि आज हम बाहर धूप में बैठ के पढ़ेंगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर बहुत गर्मी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हीट है बाहर की, सन से जो आ रही है, ये हम तक कैसे किस मीडियम के थ्रू हम तक पहुँच रही है? तो आज जानते हैं इसी वीडियो में और हमारे साथ रहिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन है वो किस तरह होता है। तो बगैर किसी देरी के बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन इटसेल्फ है क्या। तो बच्चों रेडिएशन होती है एक वेव, लेकिन ये एक ख़ास किस्म की वेव है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव का असल में काम क्या है, ये थ्रू किसी भी मीडियम हो या ना हो तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। और इस तरह की वेव अगर हम रेडिएशन में पढ़ रहे हो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं जो हमारे पास एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो हमें एक पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाने में मदद करती है। इससे पहले हमने देखा था कि हमने कंडक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन पढ़ा था, लेकिन उसमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब ये हो गया कि अगर आप पढ़ें कंडक्शन को तो वहाँ पर सॉलिड में मेजरली कंडक्शन हो रही होती है, तो वो सॉलिड जो है इटसेल्फ एक मीडियम है। इसी तरह अगर आप कन्वेक्शन में फ्लूइड्स में पढ़ें तो वो फ्लूइड्स कोई ना कोई चीज़ होगी और वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी थ्रू फ्लूइड्स के। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बगैर किसी मीडियम के, विद नो मीडियम, इसमें मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती कि हमारे पास कोई भी मीडियम ना हो तब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर हमने एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे करेंगे। बच्चे रेडिएशन असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या फिर इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन है जो एक स्पेस में, जो किसी भी स्पेस में, या आप यूं समझ लें वैक्यूम में जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, वहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एनर्जी लेके जाने में मदद करती हैं। इसकी मेजरली एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास जो सन होता है, ठीक है, उसकी जो हीट वेव्स होती हैं, जो हीट आ रही होती है, वो थ्रू आ रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। अगर आप यहां पर खड़े हैं तो होगा क्या कि यहां तक आपके पास जो वेव आ रही होगी या जो हीट आ रही होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू आएगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये जो रेडिएशन होती है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। ये जो हीट अप होने का अमल है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। बच्चों आपने अभी देखा कि रेडिएशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि रेडिएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर वन कि रेडिएशन हमारे हर तरफ हर वक्त मौजूद होती है। रेडिएशन इटसेल्फ है क्या? ये एक फॉर्म ऑफ हीट है। अब हीट क्या होती हैं? वो रेडिएशंस की फॉर्म में होती हैं, तो हम इसे रेडिएशन को इन जनरल हीट भी कह सकते हैं। बच्चे हर बॉडी का, आपके कमरे में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनका कोई ना कोई टेम्परेचर किसी न किसी वैल्यू पे मौजूद होता है, ठीक है। अब वो जब टेम्परेचर होता है, वो जितनी भी हीट अप होती हैं वो डिपेंड करती हैं। अगर उनका हर टेम्परेचर हाई है तो वो जो हीट इमिट कर रही होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को इमिट कर रही होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जनरेट हो रही होती है। अब हम देखेंगे कि रेडिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो रेडिएशन डिपेंड्स रेडिएशन डिपेंड्स नंबर वन जो है बच्चे वो है आपके पास किसी भी बॉडी का कलर। ये रेडिएशन कलर पे किस तरह डिपेंड कर रही होती हैं।
तो इस बात को जरा समझिएगा। हम इसे एक प्रैक्टिकल वे में लेते हैं कि लेट्स सपोज हमने दो यहाँ पर मेटल प्लेट्स रख दी हैं, एक का कलर जो है वो है वाइट और एक का कलर है ब्लैक। ये दो मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी हीट जनरेटेड एलिमेंट या कोई भी फर्नेस लगा दूं तो इस फर्नेस के इर्द गिर्द हर तरफ से रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएगी और ये पहुंचेगी इस मेटल प्लेट की तरफ, ठीक है। तो कुछ देर बाद अगर आप इसको हटा दें और फिर टेम्परेचर थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करें तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक है वो ज्यादा हीट अप है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है बनिस्बत किसी वाइट मेटल रॉड के, जो कि सेम डिस्टेंस पे एक फर्नेस के सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए थे, ठीक है। इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है, ये इसको x कह देते हैं, और ये भी डिस्टेंस क्या है, x है, ये भी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस चेंज होने से हीट की एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, बल्कि जो डिस्टेंस ये है वो ये है, ठीक है। दोनों का सेम डिस्टेंस है। तो व्हाइट इतना अच्छा हीट एब्जॉर्बर नहीं है जितना अच्छा ब्लैक हीट एब्जॉर्बर है। तो हमें पता चल गया कि ब्लैक कलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और व्हाइट कलर जो है ऑब्वियसली वो हीट की रेडिएशन जो भी आ रही होती है उस पर होता क्या है कि अगर एक रेडिएशन यहाँ से आती है, व्हाइट कलर चूंकि रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो ज्यादातर जो रेडिएशन होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे पास टेक्सचर ऑफ द बॉडी। अब समझना पड़ेगा कि टेक्सचर इटसेल्फ है क्या। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास दो सरफेस हैं, ठीक है। एक है स्मूथ सरफेस जो बिल्कुल क्लीन है, और एक है थोड़ी सी रफ सरफेस, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं ये रफ सरफेस है। अब होता क्या है कि ये जो एक सरफेस है इस पे जितनी भी रेडिएशन आप फॉल करवाएंगे, जितनी भी रेडिएशन आएंगी, ये ज्यादातर रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये ज्यादातर रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। लेकिन यहां से जो रेडिएशन आ रही होती है इसकी रफ सरफेस की वजह से कुछ डिफ्लेक्ट बैक मुख्तलिफ एंगल पे हो जाती हैं। तो यहां पर भी एब्जॉर्प्शन तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस पे होनी चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत किसी रफ सरफेस के। तो आपने दोनों सरफेसेस का एक मुकाबला कर देना है कि किसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं। तो आपको पता है कि जो स्मूथ सरफेस है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास जो रेडिएशन डिपेंड करती है वो करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करेगी। लेट्स सपोज आपके पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, एक मेटल रॉड है और उसकी लेंथ है L, और उसका यहां से एक पॉइंट का नाम A कह दें और एक एंडिंग पॉइंट का नाम B कह दें। तो एंडिंग पॉइंट के लिहाज से देखा जाए कि A से B तक हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस है फॉर एग्जांपल 50, तो इससे इमिट होने वाली रेडिएशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से होगी, ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस है 150, मतलब कि यहां पर हमारे पास हो गया फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 50, और यहां पर हमारे पास मैं कह देता हूं 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 150। 200 माइनस 50 इक्वल टू 150। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही जो रेडिएशंस होंगी वो ज्यादा से ज्यादा इमिट हो रही होंगी, ठीक है बच्चों। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया कम, फॉर एग्जांपल 50, तो रेडिएशन भी क्या होगी, कम इमिट हो रही होंगी। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ज्यादा तो रेडिएशन भी क्या इमिट हो रही होंगी, ज्यादा इमिट हो रही होंगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास सरफेस एरिया। लास्ट पॉइंट है बच्चे इसका सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया में क्या होता है। अच्छा बच्चों, सोचने की बात है कि हमारे पास लेट्स सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सरफेस एरिया है
वो है इतना, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट है। और एक ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया है ये। अब दोनों को अगर हीट अप किया जाए तो जो आपके ख्याल में किस बॉडी से ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस इमिट हो रही होगी? ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या हो रही होती हैं, इमिट हो रही होती हैं। और जिसका सरफेस एरिया कम हो हमारे पास सबसे कम रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं। ये एक बड़ा ही जनरल सी चीजें हैं जो कि रेडिएशन के इमिट होने के बारे में बता रही होती हैं। अच्छा बच्चों, साथ साथ मैं एक और पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ये हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर हमारे पास किस लिहाज से चेंज होगा अगर हम हीट की इंटेंसिटी को चेंज कर दें। तो हमारे पास एक लॉ है फिजिक्स में जिसे हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पावर 4। कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और इसको अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म कर दूं तो ये E यानी कि इंटेंसिटी इक्वल आ जाएगा सिग्मा T रेज़ पावर 4, वेयर सिग्मा किसके इक्वल होता है? सिग्मा होता है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो इक्वल आ जाता है, और इक्वल हमारे पास इक्वल के साथ साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जो होता है सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू एक कांस्टेंट है, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी 5.67 इंटू 10 रेज़ पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो ये इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमेशा सिग्मा की वैल्यू यही रहती है। मुख्तलिफ ये है हमारे पास ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के लिहाज से, अगर सीजीएस सिस्टम के लिहाज से देखें तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाती है 10 रेज़ पावर -5 आ जाती है, 5.67 इंटू 10 रेज़ पावर -5। लेकिन फिलहाल हम ऐसा यूनिट के लिहाज से देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अगर E की वैल्यू को डिफाइन करें तो E हमारे पास क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ अ सिस्टम कहलाती है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम। और जो राइट हैंड साइड थी वो एज इट इज मैंने लिख दी। अब देखें कि अगर एरिया को मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो ये रह जाएगा Q/T इक्वल टू एरिया सिग्मा T रेज़ पावर 4। Q/T एक्चुअली है क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम बच्चे होता है पावर। किसी भी बॉडी का अगर आपने पावर निकालनी है तो उससे देखेंगे कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी एक खास टाइम में कितनी एनर्जी को रिलीज किया या एब्जॉर्ब किया, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो पावर हमारे पास आ जाएगी A सिग्मा T रेज़ पावर 4। और ये एक फार्मूला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के लिहाज से। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में अगर आ जाए कि फॉर एग्जांपल आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपने सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करना है। और अगर कह दे पेपर वाला कि आपने पावर मालूम करनी है, आपको एरिया और टेम्परेचर गिवन हो, तो आपने ये पावर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा T रेज़ पावर 4। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, एक दफा इसे और से देख ले। अच्छा बच्चों, जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है ये भी मैंने आपको बताया, ये डिपेंड कर रही होती है किसी भी बॉडी के कलर पर। ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर उसका एक डल ब्लैक कलर है, ठीक है, डल ब्लैक, तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होती है? सबसे ज़्यादा। इसी तरह अगर एक वाइट कलर है तो उसकी रिफ्लेक्शन पावर कितनी होती है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मुख्तलिफ कलर के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से सबसे ज़्यादा चेंज आता रहता है रेडिएशन के इमिट होने में।
यहाँ पर अगर बात ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर आप लोगों के साथ, कि अगर एक बॉडी है जिसका कलर है ब्लैक, कौन सा कलर है, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है सो कॉम्प्रोमाइज विद इट, एक बॉडी है जिसका कलर है ब्लैक, ठीक है। अब इस बॉडी में हमने ब्लैक कलर फिल किया हुआ है और एक तरफ से हम रेडिएशन को क्या करवाते हैं, इंटर, ये फ्रंट वाली साइड से। जैसे रेडिएशन इंटर करते हैं तो मैक्सिमम जो रेडिएशन होती है वो क्या हो जाती है, सबसे मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी। अभी आपको बताया, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, जिसका कलर ब्लैक होगा, ऐसी बॉडी को कहेंगे ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक एक बहुत अहम कलर है जो सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती हैं दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, और 9th क्लास तक आपको सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि इस ब्लैक बॉडी के लिहाज से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ओवरऑल जो बॉडी होती है जिसका कलर ब्लैक होता है उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर अगर कोई रेडिएशन आपने एब्जॉर्ब करवानी है तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब ये सिर्फ अमल या ये सिर्फ प्रोसेस रेडिएशन का एब्जॉर्ब होने का सिर्फ एब्जॉर्प्शन तक ही नहीं रहता, ठीक है, एब्जॉर्प्शन तक नहीं रहता, बल्कि ये ब्लैक बॉडी के एब्जॉर्ब होने का सिस्टम ये इमिशन के लिहाज से भी उसी तरह ही है। तो ब्लैक बॉडी जितनी अच्छी एब्जॉर्बर है उतनी अच्छी इमिटर भी है। तो आइडियली ये 100% रेडिएशन को क्या कर लेती है, 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और 100% रेडिएशन को इमिट भी कर सकते हैं। तो जितनी इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है उतनी ही रेडिएशन इसमें से क्या होने लग जाएंगी, इमिट भी होना शुरू हो जाएंगी। ये ब्लैक बॉडी की एक शर्त है। तो जितनी अच्छी एब्जॉर्बर होगी उतनी अच्छी ये इमिटर भी होगी। तो साथ साथ यहाँ तक मैंने आपको बताया कि रेडिएशन क्या होती हैं, उसके अलावा हमारे पास ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है और ब्लैक बॉडी क्या होता है, अभी तक हम यहां तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने किसी भी टॉपिक के लिहाज से कोई ख़ास वीडियो बनवानी है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके यहाँ पर बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे डेफिनेटली उसके बारे में हमें बता सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि रेडिएशन किस तरह हमारे पास हार्मफुल होती है, कितना नुकसान होता है उन्हें हमसे, और हमें क्या क्या करना चाहिए इस रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया।